नमस्ते। मैं अभी कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में। और श्रीनगर में भी ऐसी जगह जो जनरली ये माना जाता है कि यहाँ पे एक जमाने में लोग यहाँ के नाम से थोड़ा डरते थे, लाल चौक। मैं लाल चौक का घंटा घर भी दिखा दूं, इसलिए कि वो घंटा घर देखना आपके लिए जरूरी है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो घंटा घर पीछे आ रहा है। हम लोग लाल चौक पे खड़े हैं और ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जब उसमें भारत जोड़ो यात्रा के समय यहाँ आया था, खाली है बाजार। मतलब आपको जो दिख रहा है, नोटिस दिख रहा है, इस बाजार में कार चलना तो दूर है, पैदल चलने की दिक्कत होती थी। खाली हो गए हैं, टूरिज्म बिल्कुल नहीं है, टूरिस्ट लोग हैं नहीं इस समय। देख के कभी कभी दुख होता है। और यहीं पे प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर है। मैं उसकी भी अभी आपसे करूंगा, उसकी जानिब से भी आपसे बात करूंगा। और प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, आ, ये सब लोग वो हैं जो मेरे चैनल पे आप सब लोग इनमें से काफी लोगों को देखते हैं। मीर साहब बैठे हैं सामने, शशि भाई साहब बैठे हैं। ये सारे लोगों को आप देखते देखते आए हैं। शशि भाई साहब अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का यहाँ 5-7 दिन का इन लोग का दौरा था। 5 दिन से शशि भाई साहब यहाँ की, जिसको कह रहे हैं ना, यहाँ की आबो हवा से अपने को रूबरू करा रहे हैं। आबो हवा कश्मीर की तो अच्छी होगी ही, तो सेहत भी मुझे ठीक लग रही है। थोड़ा गोरे और लाल और हो गए हैं यहाँ 4-5 ही दिन में। लेकिन जो ज्यादा अहम बात है कि यहाँ ये उन सारी जगहों पे गए जहां पे ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत सरकार कहती है, और भारत सरकार मतलब जो भाजपा सरकार, भारत सरकार कहना मेरे ख्याल में गलत बात होगी, क्योंकि वो हम सबकी सरकार है, लेकिन ये तो भाजपा सरकार इस तरह से पेंट करती है। ये सारे उन जगहों पे गए हैं। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की बात है। और उसके जानिब से आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं लेट हो गया, मेरा जहाज थोड़ा लेट आया, तो मैं लेट पहुंचा हूं। मैंने इनसे आग्रह किया कि हम लोग थोड़ी बात, सीएफडी ने क्या क्या किया और इनके श्रीनगर में क्या क्या हुआ है, कश्मीर में क्या हुआ है। शशि भाई साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी लोगों से। आप एक तो आप लोग कौन कौन लोग आए हैं, ये जरा एक बार कर दीजिए। और आपका यहाँ का जो ये 5 दिन का दौरा था, उसका मुद्दा क्या था, ये बता दीजिए शशि भाई साहब। तो पहलगाम में 22 अप्रैल को जब 26 सैलानियों की और आदिल शाह की हत्या हो गई आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बाद जो है सीएफडी ने यह फैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, पहलगाम जाएंगे और आदिल शाह के परिवार से भी मिलेंगे और तमाम जो है अमन चैन शांति की बात करेंगे और वहां के लोगों से संवाद करेंगे कि आपका क्या रिएक्शन है पहलगाम में जो कुछ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से जब ये हमने तय कर लिया था, उसके बाद ही जो है 6 तारीख को जो कुछ हुआ, तो हमारे साथी साहिब सलीम साहब ने कहा कभी मत आइए। इसलिए हमने बाद में फैसला किया और हम 20 से लेकर के 24 जून तक जहां अपने 5 साथियों के साथ डेलीगेशन लेके आए, जिसमें हमारे डॉक्टर हरीश खन्ना, जिसमें हमारी वर्षा मणि, डॉक्टर अनिल ठाकुर, दीपक ढोलकिया जी, जो कल उनको जाना पड़ा। 2 साथी हमारे कर्नाटका से यहाँ जुड़े, कुछ साथी रणधीर और तमाम साथी ऑलरेडी यहाँ वो भी आ गए 20 तारीख को। तो इसलिए हमने उसके बाद आने के बाद लगातार आने वाले दिन से ही यहाँ जम्मू कश्मीर के सरोकारी नागरिकों से बातचीत की। काफी लोग आए, उनसे बातचीत की, उनकी बातों को सुना, समझने की कोशिश की और उसके बाद जो है वहां से हमने प्रारंभ किया। और दूसरे दिन हम सीधे पहलगाम के रास्ते में हम आदिल शाह जी के परिवार के घर गए। वहां उनकी माता जी, बहनों, उनके छोटे भाई नौशाद, चाचा, तमाम परिवार के लोगों से हम सारे लोग मिले। करीब 1-1.5 घंटे तक उनसे बातचीत की और उसके बाद जो है वहां से भी पहलगाम की ओर हम बढ़े। हम जाना चाहते थे कि वैष्णव घाटी जहाँ पे ये आतंकवादी घटना हुई, लेकिन वहां बंदिश होने की वजह से हम नहीं जा सकते। पहलगाम में हम लोगों ने हाईलैंड ये अकेले में लगभग 30-40 सरकारी नागरिकों को वहां उनसे बातचीत की, मीटिंग की और उनकी बातों को सुना। और कई तरह के जो यहाँ प्रॉब्लम है, जो पहलगाम की घटना है, पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर के लोगों ने जो सॉलिडारिटी और सैलानियों के साथ उसके दुख दर्द में जो भागीदारी दिखाई और जिस प्रकार से आतंकवाद का उन्होंने विरोध किया, कैंडल मार्च, तमाम बातें बताई। लेकिन ये भी उन्होंने बताया कि उनके साथ कश्मीर में क्या हो रहा है। तालिब हुसैन और तमाम ऐसे साथी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ क्या हो रहा है और इसे भारत की जनता को इस सच को जानना चाहिए। भारतीय जनता अगर सच नहीं जानेगी तो हमें भी बहुत सारे सच का पता चला, तो सच हम भी नहीं जानते थे। और वहां से फिर हम दूसरे दिन हमने फैसला किया कि पूरे क्षेत्रों में जाएंगे
जो दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान की जो गोलाबारी हुई उससे प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, उनकी क्या समस्याएं, उनके क्या दुख दर्द हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जो पहलगाम में जो हत्याएं हुई थी आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन जब एयर स्ट्राइक उन्होंने इंडिया से किया तो रिटेलिएशन में जो गोलीबारी हुई उसमें और बहुत सारे लोग मारे गए, जान माल की इतनी क्षति हो गई, लोगों को घर से भागना पड़ा जान बचा करके, और लोग तो मारे ही गए, कुछ में मारे गए, पूरी में मारे गए। पूरी तो हम गए एकदम लगातार जो है सुबह से, और उन परिवारों में भी गए, उन दो हिंदू परिवारों के पास भी गए जिनके घर की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हो गए, और 500 मुसलमान घरों के बीच में रहते हैं, उससे हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो दर्द हमारा है उनका दर्द है, उनके भी घर जो है गोलीबारी से ग्रस्त में हमारे भी में हम भी उस दर्द में शामिल है। क्या मुसलमान भाइयों बहनों के द्वारा आपको कोई परेशानी है इसमें, ये बहुत हिंदुस्तान में झूठी बातें फैलाई जाती है, बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत समय से रह रहे, ये देख लीजिए मेरा घर, ये सारा जो है। फिर वहां से हम आगे बढ़े, और वहां से आगे बढ़ने के बाद एक और जो ट्रेड सेंटर था वहां गए, जहां 32 लोग यानी 7 परिवार को वहां से तत्काल लाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, सुविधाएं उनको नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से यहाँ रह रहे, पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का, बहुत तरह की बातें की। हम लोगों ने 1.5-2 घंटे तक उनकी बात भी सुनी, और फिर स्थानीय साथियों की मदद से हम एमएलए साहब से मिले, सज्जाद साहब से, डॉक्टर सज्जाद साहब से मिले, उन्होंने हमारी बात को भी सुनी, उन्होंने कहा कि हम तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि ये बातें और ये प्रॉब्लम्स है। देखिए जो साथी हमारे साथ है उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने कहा कि हम फौरन जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और तमाम सुविधाएं उनको देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फिर जो है दर्द को बहुत ऊंचाई पे है वहां भी गए, वहां भी जो गांव के लोगों के गोलीबारी से घर बर्बाद हुए हैं वहां गए, उनसे मिला, गांव वाले बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हमसे बातचीत की, बताया, हमने कहा कि आपके भी दर्द को हम वहां पहुंचाएंगे। और इतना ही नहीं किया, पूरी के उस जगह पे गए जो इंडिया पाकिस्तान का सीमावर्ती और जिसको अमन सेतु, वहां गए, हम चाहते थे इस बॉर्डर से जो है अमन की बात हिंदुस्तानियों के लिए भी पाकिस्तानियों के लिए भी की जाए कि अमन ही एक रास्ता है, और अमन लाने का एक रास्ता है संवाद, डायलॉग। और तमाम हमारे साथियों ने वहां से ये अपील की कि अमन की बहाली हो, वहां भी हम लोगों ने बातचीत की, और इस एमएलए से भी मिले, तमाम सारी कोशिश करके हम लगातार, और कल का दिन था, इस बार हमारा मकसद एक और भी था, अगर हम जा रहे हैं तो बार बार हम जा नहीं पाएंगे जब तक कि हम वहां अपना एक सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का जम्मू कश्मीर चैप्टर न बनाए, वहां के साथियों को सक्रिय नहीं करते। तो हमने कल शशि भाई, मैं जरा सीएफडी को 1 मिनट में बता दी, जेपी ने किस उससे किया था, 1 मिनट में उसको बहुत ब्रीफली बता दी। डेमोक्रेसी जिसे हम हिंदी में जनतंत्र समाज भी कहते हैं, इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने, बीएम तारकुंडे ने, एमसी छागला और तमाम लोगों ने 13 अप्रैल 1974 को किया। उस समय आप जानते हैं कि जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, आप जानते हैं कि बिहार में छात्र आंदोलन, और उसके मकसद ये थे कि नागरिक स्वतंत्रता, क्योंकि जनतंत्र में अगर आप नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे तो जनतंत्र सुनिश्चित नहीं रहेगा। तो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी गांधी पीस फाउंडेशन में 13 अप्रैल को स्थापना हुई। उसके बाद से 75 में इमरजेंसी के दौरान पहला जो हियरिंग एक्ट था सीएफडी का, अहमदाबाद में ड्यूरिंग इमरजेंसी सिविल लिबर्टीज की रक्षा के लिए वहां 1 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें जस्टिस एमसी छागला और जस्टिस जेसी शाह तमाम लोग थे, और जस्टिस छागला ने उस समय एक हिस्टोरिकल लेक्चर इन डिफेंस ऑफ सिविल लिबर्टी दिया। और उसके बाद से लगातार सीएफडी 1984 के दंगे में रिपोर्ट जारी किया, उसके बाद लगातार जो है कश्मीर में 1990 में रिपोर्ट जारी किया, और लगातार सीएफडी जितना भी संभव हो सकता है नागरिक अधिकारों के लिए, नागरिक स्वतंत्रता के लिए, और सरकारें किसी की हो, स्टेट के रिप्रेशन के खिलाफ भी जो है बोलने की वो जिम्मेदारी निभाता रहा है। और जो जयप्रकाश जी का मकसद था, बीएम तारकुंडे का मकसद या छागला का साहब का मकसद था, तो हम उसके लिए निरंतर सक्रिय। भाई पहले तो मैं सार्वजनिक तौर से मीर शाहिद सलीम साहब से माफी मांग लूं कि मैं कश्मीर बिना इनको बताए घुसपैठिए के तौर पे आ गया। मैं इसलिए इस बात को कह दूं, प्रोग्राम बहुत दिनों से बन रहा था, और जब मैं मुझे कश्मीर के बारे में कभी भी कहीं मैं फंसता हूँ, जिसको कहता हूँ कुछ समझना होता है, कुछ होता है, कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो एक वन स्टॉप शॉप मेरे पास, तो वन स्टॉप सोल्यूशन मीर शाहिद सलीम साहब है।
मीर शाह सलीम साहब, मैं इसलिए इस बात को रिटेरिएट कर दूं, हम लोग अभी एयरपोर्ट पे उतरे, कल हम लोग बात अलग से एक मोहित साहब से भी कर लेंगे, मोहित साहब मेरे साथ लखनऊ से आए हैं। यहाँ पे मीर साहब ये बताइए, वहां जो बताया जाता है सब नॉर्मल है। मैं एक छोटी अपनी स्थिति बता दूं, हम लोग जब कश्मीर के लिए दिल्ली से जहाज पे चढ़े, तो हमारा 3 या 4 जगह हमारा टिकट देखा गया और 2-3 जगह हमारी तलाशी ली गई। जब हम कश्मीर उतर रहे थे श्रीनगर में, पहली बार जीवन में मैंने देखा, मैं विदेश भी गया हूँ, मैं सब जगह गया हूँ, कि सबके विंडो वो बंद करा देते। और वो बंद ही नहीं कि आप बाहर बिल्कुल मतलब जहाज उतरने के 15-20 मिनट पहले वो बंद करा देते। जब हम उतरे हैं उसके बाद गेट से लेके वहां तक फिर से मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। अब इसको अगर कोई हिंदुस्तान में बैठ के कहता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, बाकी बातें भूल जाइए, तो वो किस उसमें रह रहा है? क्योंकि जो आदमी यहाँ रोज रह रहा है, हमारा मेरे जो ड्राइवर थे, मैं बहुत सी चीजें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोके, आपने बताया कि आप मुझे इतला दिए बिना यहाँ पे तशरीफ लाए, और आप खुद अपने आप को आपने घुसपैठिया बताया, और कश्मीर में तो घुसपैठ जो है नॉर्मल बात है, तो आप भी घुसपैठ करके आ गए, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बहरहाल फिर भी आपका हम इस्तकबाल करते हैं। बाकी नॉर्मल से की बात कितनी है वो मिस्टर शशि शेखर सिंह जी वो देख चुके हैं, वो नॉर्थ कश्मीर जाके, साउथ कश्मीर जाके, कि हमारी मिलिट्री का कितना प्रेजेंस है और लोग बात करने में कितने खौफजदा हैं। आप खुद अपने तजर्बात भी साझे कर रहे हैं। तो कश्मीर इज नॉट ए नॉर्मल प्लेस, ये तो वो सब देख रहे हैं जो लोग बाहर से आते हैं। तो आप जैसा बता रहे हैं, और फिर अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी लोग ये सवाल कर रहे थे, भाई आपने अगर ये बताया था कि कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते, वो वोट नहीं डालते, अरे 2024 में तो सारे रिकॉर्ड लोगों ने तोड़ दिए, और उसके बाद जो हुकूमत बनी उसको तुमने उसके हाथ पैर बांध के तुमने छोड़ दिया, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, और कश्मीर नीड्स डेमोक्रेसी। कश्मीर में डेमोक्रेसी रेस्टोर होनी चाहिए। यही बात मिस्टर शशि थरूर सॉरी मिस्टर शशि शेखर सिंह को लोगों ने बताई और जगह जगह बताई। और हम जितने भी डेलीगेशन, हालांकि हम बहुत से लोग थे, और जहां भी हम गए एक बात का मुतालबा लोगों ने इस डेलीगेशन से किया कि हमें मुस्तकिल हल चाहिए। वी नीड परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। हमें कोलेटरल डैमेज बनाया जा रहा है, दो न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ रही है, अब तो तीसरा भी बीच में आ गया है, उसने तो हमारे 40 मरबा किलोमीटर भी खा लिया। खैर उसकी तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि बड़े और ताकतवर के सामने बात करने की हमें हिम्मत नहीं है। तो लिहाजा हम कोलेटरल डैमेज कब तक बनते जाएंगे? Why don't you people sit on the table and resume a comprehensive dialogue, ताकि एक मुस्तकिल हल, एक परमानेंट ड्यूरेबल पीस मिल सके कश्मीरियों को, और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती बने। क्योंकि हमने ये कई दफा कॉन्फ्रेंसें की और कई दफा लोगों ने, कश्मीरी इंटेलेक्चुअल्स ने ये कहा मिस्टर वर्धन कि भारत को जो विश्व गुरु बनना है उसका रास्ता कश्मीर से होकर गुजरता है। आप कश्मीर रिजॉल्व कर दीजिए तो आपका विश्व गुरु बनना तय है। जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप देख लीजिए तो क्या हालत है इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी के, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जी incident and Operation Sindhu, Operation Sindhu and Belgaum incident. Now it was throughout the world there was news, but post all these events, people of Kashmir also suffered there. Because not only the people, the victim who by the terrorists, but after the on the border side of the Kashmir and the Jammu and the people who were more concerned the Pulwama incident, they suffered a lot. They lost their lives, they lost their properties, they lost their houses also. So they suffered that. Their this thing, the post operation, it is not revealed in any media. Or the Salim Saab ne, he has invited me quite long back. He came late and joined the our friend Citizen for Democracy. So we also have been to many remote places in the state, and he came across and revealed
that the people who were suffered there, they were not properly compensated. They were not properly rehabilitated, or even to some extent, there's no even supply of proper water and supply of even drinking water, and also the water for the other use. And they are now homeless and all these things. Immediately support neither the state government nor the central government. They are not paid any compensation. The compensation paid for the construction of the house is very meager. This is one aspect. That government, we met the MLAs of, and the MLA says he promised that it's immediate, it is going to provide everything. It's okay. But other things we came to know. That here, a democracy is a hypocrisy here. Everybody expects there is no freedom at all. Even to go any place, there is a restriction. If you, while traveling from Uri to this thing, this Srinagar, there were about 10 brigades. There were 10 brigades. The brigade is here. One brigade means 10,000 military. It is so much militarized in this Srinagar. So the people of the Srinagar, they feel that they are so much controlled. They are so much restricted. Not only the freedom of movement, even freedom of speech is also taken away. Even apart from that, recently the state has taken election, assembly election. After election, the government came in power. Srinagar government. But the thing is that they have no power at all. The MLA Saab was telling, see, we cannot transfer even a village accountant. Then what is the use of all those things? And I heard from a lawyer that there is no election to the Bar Association since 2019, and they have filed petitions for the compensation. Since up to 2019, they are not this one hearing now. So there are so many issues like that. And we came to know, we revealed that the statehood should be restored immediately. And in South now, totally we are far away from the Kashmir and all things. But we will carry forward this message to Karnataka and deep South. And we'll see that this will put a pressure on the government that immediately the state should be restored and the people of Kashmir should be liberated from this present restrictions. मेरा मेरा आग्रह यह है कि हम लोग बहुत संक्षेप में रहें, क्योंकि अगर लंबा हो जाएगा तो दर्शकों को थोड़ा रहता है। मैं दर्शकों से भी माफी मांग लूं, क्वालिटी ऑफ जो रिकॉर्डिंग है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बेयर विथ अस बिकॉज ये चीजें आपको जनरली नहीं मिलेंगी, और ये अहम है देश के लिए कि आप ये समझें। मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं, वो कहा नहीं जाएगा कहीं पे भी। पहलगाम के बारे में बहुत सी थ्योरीज चली हैं। मैं तो अभी मुझे आए यहाँ 1-1.5 घंटा हुआ है, लोग उसको जबान पे लाने में डर रहे हैं। मैं जिससे बात कर रहा था उसको ये था कि मेरा ये ऑन तो नहीं है। पहलगाम के बारे में लोगों का ये प्रश्न है कि अमित शाह साहब का दौरा उससे पहले क्यों हुआ? वहां पे प्रश्न है कि वहां पे मनोज सिन्हा साहब क्यों गए? लोग इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। इससे ज्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन शक के दायरे में सारे लोग आ गए। मेरे साथ CFD की जो इस समय करंट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हैं मणि त्रिपाठी जी। मैं थोड़ा इस पे आप, क्योंकि आप दिल्ली से चल के आए और इन लोगों से मिले, स्पेसिफिकली महिला, क्योंकि अब वो 33% रिजर्वेशन की भी बात हो रही है। कश्मीर की जो सीटें हैं, 5 सीटें हैं, उसमें से शायद 1 या 2। मैं अभी भी लद्दाख की सीट को कश्मीर की सीट नहीं मेंटली, क्योंकि मेरा तो ब्लॉक वो वाला है, वो शायद उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ये सरकार रही तो हो सकता है कि जिले के स्टेट बन जाए। मणि जी, ये बताइए थोड़ा उस दृष्टि से, आप जहां जहां गई हैं, ज्यादा बड़ी दिक्कत तो किसी भी महिला के लिए, किसी भी, वो चाहे कश्मीर हो और चाहे वो कन्याकुमारी, मैं उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा 1-2 चीजें आपसे समझना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। जी शुक्रिया। मैं अधिवक्ता होने के नाते पहले लीगल पॉइंट से शुरू करना चाहूंगी। पहलगाम के बाद PSA, जो कि एक बहुत ड्रेकोनियन लॉ है, जैसे यूपी में NSA है, वैसे ही PSA 1978 का एक लॉ है जो काफी ड्रेकोनियन है इन द सेंस कि उसमें इट्स मच लाइक UAPA, जहां पर प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाता है। PSA के तहत हमें मालूम हुआ
कि पोस्ट पहलगाम 4000 कश्मीर के युवा यूथ बंद हैं। और उसके अलावा हम जानते हैं कि यूएपीए का सिर्फ 2019 में जब एप्लीकेशन हुआ है तो 255 केसेस थे। अभी कोई स्टैट्स तो मेरी नजर में नहीं आया है हाल फिलहाल का, लेकिन जिस तरह से एप्सपा में एक वो जो शूट एट साइट संदिग्ध होने पर जो एक खुली छूट दी रखी है, जो एक बहुत ब्रॉड किस्म के पावर्स दे रखे हैं आर्मी को। नाउ देयर इज 3 लॉज बेसिकली एंड इट्स अ स्टेट ऑफ लॉफेयर जहां पर लॉ का यूज करके दमन किया जा रहा है। लॉ का अक्सर यूज होना चाहिए दमन को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ लॉ का इस तरह का मिसयूज वैसे तो भारत में और भी जगह है, लेकिन कश्मीर क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है हमेशा से एक उसकी अलग अलग इतिहास रहा है और अलग प्रेजेंट भी है। तो इसलिए जिस तरह से हम भारत की डेमोक्रेसी का पतन देखते हैं, उस सिंपली इफ वी सिंप्लीफाई इट एंड इफ वी से कि जैसे भारत में हर जगह जमहूरियत नहीं है वैसे ही कश्मीर में नहीं, मतलब कश्मीर में भी उसका हनन हो रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों का, तो थोड़ा गलत होगा क्योंकि कश्मीर का जो पूरा सिचुएशन है वो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट जोन का रहा है, अलग रहा है। अगर कश्मीर की अगर आप का कंपैरिजन भारत में अभी किसी क्षेत्र से कर सकते हैं तो मेरी बस्तर है वो, क्योंकि बस्तर में भी वही उसी तरह के हालात हैं, ट्राइबल्स के साथ उसी तरह का दमन है। उसके अलावा फिलिस्तीन को भी उसी तरह से देखा जाता है और फिलिस्तीन में अभी जो चल रहा है वो भयावह है और हमारा डर है कि कहीं गाजा की तरह की स्थिति यहाँ भी ना हो जाए, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो एआई के जमाने में आ रहे हैं जिस तरह से उनका मिसयूज हो रहा है, जैसे कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना रखा है कि जहां पर वो लोग यूज करेंगे एंड इट्स ऑल्सो of geopolitical significance given the geography of the area. So the government of India should pay special heed to whatever is precipitating here. एंड इसके अलावा हमने अपनी फाइंडिंग्स में ये भी पाया कि टूरिज्म का जो एक एस्पेक्ट है जो इकोलॉजिकल डिवास्टेशन का है, जिस तरह से यहाँ प्रकृति अभी हम आए हैं और यहाँ बेहद गर्मी है। इस साल की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गई है और श्रीनगर के घर उस तरह से बने नहीं हैं, तो यहाँ पर एक सफोकेशन वाली गर्मी है। और ये क्यों है? ये जो क्लाइमेट चेंज जो हम देख रहे हैं उसका सबसे सीधा असर कश्मीर पे पड़ रहा है। और कश्मीर के जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो एक्चुअली इकोलॉजी को बचा के रखे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनको क्रिमिनल्स एक तरह से घोषित कर दिया गया है और उनकी एक तरह से जो भी लाइव्स है वो बहुत प्रिकैरियस है। तो गिवन कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है, टूरिज्म से काफी रेवेन्यू आता है, लेकिन टूरिज्म का एक एस्पेक्ट जो हमें देखने में आया वो ये है कि वो इंडिजिनस कल्चर जो कश्मीरियत है वो उसको हार्म ना करे। ये हमारे एनालिसिस में ये चीज निकल के आई है कि टूरिज्म बैलेंस्ड होना चाहिए जिससे रोजगार भी जनरेट हो विदाउट हार्मिंग द इंडिजिनस कल्चर कश्मीरियत as well as the ecology of Kashmir. So if we really intend to save Kashmir, जो डल झील के आसपास लिखा हुआ है सेव कश्मीर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, वैसे so we really need to save Kashmir and of course Kashmiris. It seems like गवर्नमेंट के एजेंडा पे इस समय न कश्मीर की हिफाजत उनके एजेंडा पे है और हम कश्मीरियों के साथ तो जो देश भर में पोस्ट पहलगाम हुआ है, जिस तरह के हेट क्राइम्स हुए हैं, सबसे पहले यूपी में, उसके बाद उत्तराखंड, यूपी में सबसे ज्यादा हुए हैं, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो जिस तरह के हेट क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं, आई थिंक 281 केसेस मिनिमम रिपोर्ट हुए हैं। तो जिस तरह से उसके बाद जो एंटी कश्मीरी सेंटिमेंट्स है, इफ यू से कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट, इफ यू से कश्मीर पे वही आप
कानून लागू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन के बाद उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो ऐसे आप नॉर्मलाइज करेंगे कि देश भर में जो कश्मीरी युवा हैं उनको आप संदिग्ध अपराधी बना देंगे, अपराधी की नजर से देखेंगे। यहाँ पर सीआरपीएफ हर नुक्कड़, हर कोने पे तैनात है। ये किस किस्म की नॉर्मलसी है? शायद कश्मीर के लिए हमेशा से यही नॉर्मल रहा है, लेकिन नॉर्मलसी इस तरह की हो तो उससे हम ये तो नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। ये देश के किसी और हिस्से में ऐसा नहीं। मेरे साथ रविंद्रन साहब हैं, आप कर्नाटका से आए हैं। अक्सर में कर्नाटका से एक बड़ा डेलीगेशन इसलिए आता है कि सीएफटी के जो करंट चेयरपर्सन हैं वो अभी हैं कि नहीं, हीरामठ जी? अच्छा, इससे पहले जो मतलब प्रोफेसर आनंद कुमार ने अभी उसको टेक ओवर किया है, इससे पहले हीरामठ जी इसके चेयरपर्सन रहे हैं और बहुत लंबी इनिंग थी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कारण ये भी है। और वैसे कर्नाटक कर्म भूमि भी रहा है, कर्नाटक से इस तरह के बहुत से आंदोलन निकले हैं। तो कर्नाटक से रविंद्रन साहब है। रविंद्रन साहब, हम और आप जो एक हमसे पहले एक वाजिब सवाल उठा, कश्मीर आके आप किस लिए आए? आप कश्मीर में इनका कष्ट देखने आए कि इनके साथ खड़े होने आए कि इनकी आवाज़ को और मैग्नीफाई करने के लिए आए? पर्पस क्या था आपका कश्मीर आने का? कश्मीर आने का हमारा संसद का the purpose of visiting Kashmir was that we should have first-hand information and study of the situation which is there in this area. So after 4 days stay here and visiting a number of places and people, what we feel is that in Kashmir, a drama is going on in the name of democracy. No constitutional functioning is here. Both the state governments and the union governments, they are the actors in the drama. They have nothing to do with the constitution of the India or with the people of Kashmir. This one. And what I find personally is that the government of India is not acting as per the provisions of Indian Constitution. It is functioning beyond the Constitution, that as an imperial power. So far as Jammu and Kashmir is concerned, Union of India is acting and exercising its powers beyond the provisions of Constitution of India. This fact we came to know. And this one, sir, furthermore, this is a political struggle which shall have been waged across the India. This political struggle that government of India should not act beyond the purview of the Constitution. It should not function as an imperial power. This one. And furthermore, what we found, why democratic movements are weak in the state, or why the democratic movements are weak in the entire country? Because still today, now ours is a citizens committee, Citizens for Democracy. So citizens means we have not yet come out from the communal bondages of the feudal period. So the writ of fundamentalists in Hindu community, the writ of fundamentalists in Muslim community, they are exercising their power over the people, whether it is Hindu or it is Muslim. So we have to emerge beyond the communal boundaries. For that, an ideological struggle is also required. Ideological struggle is also required. Therefore, sir, what we thought is that besides this political struggle relates to the functioning of the political parties, functioning of the constitutional bodies, functioning of the constitutional institutions. And ideological struggle, it relates to the people. And people should be given a lesson, or they should be educated in such a way that we should emerge into a civil society, not a communal society. It's very unfortunate in India, even after 75 years, sir, no writ of our civil liberties, no writ, message of our secular message or democratic message
he is reaching the people of this country. ये CFD की एक बड़ी टीम आई है और मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सीनियर मेरे साथ हैं। मैं उनसे भी जरा कश्मीर का एक रिएक्शन आपसे ले लूँ, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सबके अलग अलग ढंग से कश्मीर को देख रहे हैं। एक छोटा रिएक्शन, आपको लगता है कि कश्मीर भारत का जिस मजबूती के साथ हम लोगों को खुश होते थे, कश्मीर में जितना बिगड़ गया है उसको संवारने में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, हम लोग जब आए, आपने देखा यहाँ देश के कई कोनों से है लोग यहाँ पर आए हैं इस डेलीगेशन में। जो एक तात्कालिक उसका जो उद्देश्य था जब आने का, वह ये था कि यहाँ जो पहलगाम कांड हुआ उस के अंदर लोग मारे गए, उसमें आदिल नाम का व्यक्ति जो शहीद ही हुआ जो लोगों को बचाने में, तो एक सहानुभूति के लिए हम लोग यहाँ आए। ये एक तात्कालिक वो था कि यहाँ अमन चैन हो, सुख शांति हो, और लोगों के जख्मों को भरने के लिए कि जो जिस तकलीफ में से वो गुजर रहे हैं उस चीज़ को अपनी आंखों से देखना और आकर उनको सहानुभूति अभिव्यक्त। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदिल के साथ बहुत सारे लोग मिले, उनके परिवार, उनकी माताजी से हम मिले, उसके भाई से मिले, और बहुत सारा अनुदान जो है उनको जो है अलग अलग लोगों ने दिया। आप बेहतर जानते हैं। ये तो एक तात्कालिक विषय था। और जहाँ तक ये वहाँ की समस्या है कश्मीर की, ये आप और हम सब जानते हैं कि ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। हाँ, ये मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब पहली बार आया था वो था ईयर 1978। उस वक्त और आज के हालात में बहुत फर्क है, वो फर्क मुझे यहाँ नजर आया। तो हम कोई राजनीति करने तो आए नहीं, हम चाहते हैं कि ये जो समस्या जो चली आ रही है इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। ये रोज रोज की मारकाट, बेरोजगारी का इशू, तमाम लोगों के रोजगार यहाँ पर इस घटना के बाद वो कम हुए, तो ये इशू कोई एकदम आज की समस्या नहीं है। इसको राजनीतिक तौर पे ही इसका समाधान निकलेगा, जो भी निकलेगा। तो ये तो मैं ये मानता हूँ कि पहले और आज के समय में काफ़ी फर्क आया है। ये जो सुख शांति उस वक्त थी, कोई डर नहीं था, हम लोग पूरा कश्मीर घूमे, उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ जबकि मैं 20-22 साल का था उस वक्त। और आज जब आए हैं तो लगता है कि जो है वो माहौल नहीं, और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये लगातार कई सालों से चला आ रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी खाली ये कह देना, तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक वो होगा, इसका समाधान होना चाहिए। ये प्रयत्न जो है ये मिलजुल कर सरकारों को करना चाहिए, यहाँ की पब्लिक को करना चाहिए मिलके। वो क्या चाहते हैं यहाँ पर, उनको जो नागरिक हकूक जो मिलने चाहिए, जो नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, वो नागरिक अधिकार देश के जैसे अन्य प्रांतों में लोगों को वैसे ही मिलने चाहिए। यहाँ फुल फ्लेज राज्य सरकार नहीं है यहाँ की, उसके अधिकारों को बांट दिया गया या कम किया गया। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। जैसे देश के अन्य नागरिक, देश के अन्य प्रांत हैं, उसी तरह से यहाँ भी जो है एक सही मायनों में जो चुनिंदा सरकार है उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो। हम समस्याएं बढ़ाने के लिए नहीं, उनके समाधान के लिए आए हैं, और इस चीज का जो है हल निकलना चाहिए, ये हमारा कहना है। मैं आखिरी एक कमेंट ले रहा हूँ। भाषा की थोड़ी सी वो है, कोई अंग्रेजी बोलता है, हिंदी नहीं समझता, और ये अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक दो चीजें इसलिए इस पे कर दूं, दो चीजें। एक तो यह है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था वो भारत सरकार, जो भाजपा सरकार है उसने नहीं कराया था, वो कोर्ट ने कराया। भाजपा सरकार का बस चलता तो वो केवल कश्मीर में नहीं, वो पूरे देश में इलेक्शन नहीं कराएगी अगर उसका बस चलता। और दूसरी बात, मैं इस बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि कश्मीर नहीं आ रहे हैं। मोदी जी अगर पुल का उद्घाटन करने आ सकते हैं, और वो भी पुल ऐसा जो किसी दूसरे की का पुण्य था, उसका उद्घाटन करने आ सकते हैं, मोदी जी पहलगाम तक नहीं आ सकते हैं, तो बहुत से प्रश्न उठेंगे। मोदी जी अगर मणिपुर नहीं जा रहे हैं तो बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। आनंद जी, बहुत संक्षेप में
बिहार से आप यहाँ पर फर्क देख रहे हैं, क्योंकि मैंने एक प्रोविंसेस देखी बिहार और यहाँ। पोलिटिकली इतना अवेयर मुझे नहीं था कि कश्मीर इस समय पोलिटिकली बहुत अवेयर। एक एक आदमी से बात करिए, उसको सारा दिल्ली तक की राजनीति उसके सामने क्लियर है। लग रहा था कि आप बिहार में अनिल जी बहुत सच्चे। ये यहाँ आने के बाद एक अलग किस्म का जो एक्सपीरियंस है वो मिला। हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं और आज हम लोगों का अंतिम दौरा है। यहाँ एक तो जो पुरुष और महिलाओं के बीच की जो भेद है वो मैंने यहाँ पे बहुत कम देखा है। जितनी आज़ादी यहाँ की महिलाओं को हमने देखा है वो शायद हम बिहार में नहीं देखते हैं। यहाँ की महिलाएं जिस तरह से पिकनिक स्पॉट पे जाकर के पूरी फैमिली के साथ खाना खाना, उनके साथ अपना लाइफ एंजॉय करना, वो हमारे बिहार में या इवन यहाँ तक कि दिल्ली में भी नहीं है। यहाँ एक अलग किस्म की वो है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग दूसरे दिन पहलगांव गए थे, वहां भी बहुत सारे से बात हुई। फिर अगले दिन हम लोग पुरी गए। पुरी के डिफरेंट स्पॉट पे गए जहां पर पाकिस्तान के द्वारा जो गोले बारूद फेंके गए थे उससे परिवार जो अफेक्टेड थे और उनकी जो दर्द है उसको हम लोगों ने भी सुना कि किस तरह से ये जो एक इम्पोज्ड वॉर है, वॉर जिसने भी छेड़ा वो उस मानवीयता के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर वहां के लोकल लोग होते हैं जो हमें पूरी में देखने को मिला। और वो लोग आज कुछ हद तक बेघर भी हैं, उनको बहुत सारी सुविधाओं से वो वंचित हैं। वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। ये सारे सवाल और उनके यहाँ तक कुछ महिलाओं ने, लड़कियों ने कहा कि उनकी पढ़ाई बंद हो गई है, क्योंकि बेघर हो चुके हैं, उनके पहनने के लिए एक कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, कंबल नहीं है, ज्यादा ठंड आएगा तो कैसे। ये इतनी अमानवीय व्यवस्था ये सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्योंकि केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, लेकिन दोनों सरकार एक दूसरे की ब्लेम भले ही कर रहे हो, लेकिन जो एक सबसे न्यूनतम मानवीय आवश्यकता है उसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया है, आज भी नहीं किया है। और वादे तो बड़े बड़े किए, हमने ये कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन कल रात तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ये जो एक यहाँ की त्रासदी है, ये जो सिचुएशन है, कल हम लोग एक दुकान पे गए, एक दुकानदार से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ आज के डेट में 7 से 8% टूरिज्म बच गया है, रेस्ट टूरिज्म बर्बाद हो चुका है। जिस दिन पहलगाम घटना हुआ उसके एक दिन पहले तक मार्केट में इतनी भीड़ होती थी आप कल्पना नहीं कर सकते, और आज ये है कि पूरा कश्मीर, पूरा बाजार सन्नाटा छाया हुआ। तो इसीलिए इस तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इतना मौका तो देखेगा। हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जो रिस्टोर ऑफ स्टेट या 370, ये सवाल तो एक है ही, अहम मुद्दा है, लेकिन जो न्यूनतम यहाँ पे जो मानवीय जरूरतें हैं, लोकतंत्र है, आजादी है, वो कायम हो। और हम लोग सेफली इसी उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, लोगों को समझने और जानने, उनके साथ अपने कुछ बातों को शेयर कर सके या वो कुछ अपनी बातों को बता सके। ये चीज हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन में देखा है। मैं सिर्फ कंक्लूड ये करूंगा कि कश्मीर अहम है इस देश के लिए, क्योंकि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाते हैं, भारत की विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति, ये इसको ड्राइविंग फोर्स कश्मीर। आप कश्मीर को कितने अच्छे से रखेंगे, कश्मीर आपकी ताकत बनेगा कि आपके लिए लायबिलिटी बनेगा, ये निर्णय तो इस समय के नेतृत्व को लेना है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये अहम है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको लगता है कि कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान करके वोट तो मिल सकता है, लेकिन धीरे-धीरे मेरा अपना मानना ये है कि बेनकाब आप भी हो रहे हैं। लोग आपके इस उसको अब पकड़ रहे हैं, और जितनी बेबाकी से मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, जितनी अवेयरनेस मैंने
पॉलिटिकल अवेयरनेस इस बार कश्मीर में देखी, उतनी अवेयरनेस मैं जब बिहार में जाता था तो मुझे लगता था कि यहाँ का हर एक आदमी को इतना मालूम है, उस तरह के अवेयरनेस है। उत्तर प्रदेश में जब मैं बैठा, मुझसे पूछा गया कहाँ से आए हैं, उत्तर प्रदेश, योगी जी के यहाँ से। और योगी जी के यहाँ से अच्छे ढंग से नहीं, बुलडोजर की याद के साथ उनको याद किया गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।